जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमारा जो यूनिट चल रहा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत। इसका हम सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं बच्चों। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वहां पर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, आज़ादी से पहले क्या क्या हुआ उन सब के बारे में जो हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था बच्चों क्लाइमेट एटली, जो उस टाइम के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की थी। और मेजरली जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बच्चों माउंट बैटन प्लान, माउंट बैटन योजना, जिसे 3 जून योजना भी कहते हैं। तो वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था, राइट बच्चों। और इस लेक्चर के अंदर हम अपनी अपनी ही जो स्टोरी है, अपने टॉपिकों से आगे शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर एक तो हम देखेंगे टू नेशन थ्योरी, है ना, टू नेशन थ्योरी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, है ना, भारत सरकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे 2 देशों को बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, जो हमारा प्यारा भारत है आज के टाइम पे, जो हमारा प्यारा भारत है, उस टाइम पर बांग्लादेश वाला जो एरिया है वो भी भारत के अंदर था, और पाकिस्तान वाला एरिया जो है वो भी भारत के अंदर था, राइट। तो हुआ क्या, अब टू नेशन थ्योरी मतलब क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं कि भैया जाने से पहले वो क्या करने वाले हैं, हमारे भारत देश को 2 हिस्सों में बांटने वाले हैं। एक तो ये है हमारा आज के टाइम का भारत, ठीक है, ये होगा, इसको कहेंगे वेस्ट पाकिस्तान, इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट पाकिस्तान। और इस वाले एरिया को इसको बोलेंगे ईस्ट पाकिस्तान। क्या बोलेंगे, ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है ना, ये सारे अभी वर्ड्स आएंगे तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे भी अभी, है ना, कैसे बने क्या बना उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए टू नेशन थ्योरी, भाई 2 देश बनाने की बात किसने कही थी, मुस्लिम लीग ने कही थी, है ना। शुरू से वो डिमांड करते आ रहे थे कि भैया हमारा अलग से देश बनाओ। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसके सपोर्ट में नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर बार बार प्रेशर डाला गया, और फाइनली जो है मुस्लिम लीग की जो प्लान था वो कामयाब भी रहा ना। बेसिकली क्या था, मोहम्मद इकबाल जो था ना, मोहम्मद इकबाल ही वांट्स कि भैया हमारे मुसलमानों का एक अलग ही देश होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जैसे कि ये वाला जो एरिया है इधर वाला, जो आज के टाइम का जो पाकिस्तान है, जो पेशावर वाला एरिया है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो बोले कि जब हमारी मेजोरिटी यहीं पर है तो हमारा देश भी तो यहाँ पे अलग से होना चाहिए, राइट। और अगर आपको याद हो, जब 1940 में, मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, याद करो, मैंने आपको बताया था, और जहां पर अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था ना कि भाई हमें तो डाउट है कि भाई हिंदू मुसलमान जो हैं एक ही देश में इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारी कोई कल्चरल यूनिटी है, तो हमारे लिए तो क्या करना चाहिए, अलग देश बनाना चाहिए। यानी कि लाहौर जो अधिवेशन हुआ था 1940 के अंदर, वहीं पर ही मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया था, वहीं पर ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाने की जो है मांग अपनी रख दी थी ब्रिटिशर्स के आगे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में भी देखेंगे तो वही बात, मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना, कि जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, मान लेते हैं ये वेस्ट पाकिस्तान, जो अभी मैंने आपको मैप पे बताया, ये ईस्ट पाकिस्तान। तो ये जो एरिया थे वेस्ट पाकिस्तान वाले एरिया, जो ईस्ट पाकिस्तान वाले जो एरिया, यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी के लोग ज़्यादा थे, यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी के लोग ज़्यादा थे, है ना। यही तो रीज़न था कि भाई ये क्या चाहते थे कि हमें ज्योग्राफिकली आप क्या कर दो, हमें ज्योग्राफिकली आप जो है अलग कर दो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन जो उस टाइम पे भारत का वॉइसरॉय था, उसने भी क्या किया था, उसने भी बंगाल विभाजन कर दिया था, याद है, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, है ना, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल के अंदर इस वाले एरिया में मुसलमान रहेंगे, इधर जो हिंदू रहेंगे। और जब उससे पूछा गया कि भाई तुमने ये क्यों किया, तुमने बंगाल विभाजन क्यों किया, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि जी बंगाल का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों के कारण, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के जो कारण जो है मैं क्या कर रहा हूं, बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर रहा हूं। लेकिन वास्तव में कुछ और था। वास्तव में उन्होंने देखा कि उस टाइम पे हिंदू मुसलमान की जो एकता थी वो टॉप पे चल रही थी, तो ही डजंट वांट कि भाई हिंदू मुसलमान एक होकर रहें, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, बंगाल विभाजन कर दिया था, राइट। वैसे ही विभाजन आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, राइट। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कम्युनल फोर्सेज लाइक हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग बिकम सो स्ट्रॉन्गर इट बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द कांग्रेस टू नेग्लेक्ट देयर डिमांड्स। क्या कहता है कि देखिए हिंदू महासभा
हिंदू महासभा की ये डिमांड थी कि भैया ये जो जमीन है ये हिंदुओं की है, ठीक है। हिंदू महासभा कट्टर हिंदू जो थे उनका कहा कि ये जमीन तो हिंदुओं की है ना। दूसरी बात वही मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी, उनकी अपनी डिमांड थी कि क्यों भाई ऐसा कैसे, हमारा अलग से देश बनवाओ, है ना, हमें हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रहना है। तो यानी कि अब कांग्रेस पार्टी बीच में बेचारी फंस गई है। क्यों? एक तरफ हिंदू महासभा की अपनी डिमांड्स हैं और एक तरफ मुस्लिम लीग की अपनी डिमांड्स हैं, और बीच में पिस कौन रहा है? बीच में पिस रही है कांग्रेस पार्टी, राइट। बार बार जो डिमांड करती जो की जा रही थी कि भाई हमारा अलग से देश बनाओ, अलग से देश बनाओ, ठीक है, ये फाइनली एक्सेप्ट हो गया, फाइनली से एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश सरकार ने। और एक्सेप्ट कैसे किया? तो इन्होंने एक एक्ट पास किया, इन्होंने एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, 1947। और इसी अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान दो देश बना दिए गए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बच्चों, ठीक है। तो अब इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो जुलाई 1947 था, ठीक है, जुलाई 1947 के अंदर माउंटबेटन जो प्लान आया था ना 3 जून को माउंटबेटन प्लान जो आया था, उसी के तहत जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन की संसद के अंदर। और ये अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था बच्चों 18 जुलाई 1947 को। कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे, उन लोगों को अब ये पावर दी जा चुकी थी, उन लोगों को ये संदेश दे दिया गया था कि भैया आप अपने हिसाब से जो है संविधान बना लीजिए, है ना, आप अपने हिसाब से संविधान बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भैया तुम्हें आज़ादी कर देंगे। और 15 अगस्त 1947 को हम दो देश बनाने की घोषणा कर देंगे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है बच्चों। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंदर क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या प्रोविजंस थे? तो देखिए, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम 15 अगस्त 1947। वही बात कि पार्ट पहले के अंदर क्या लिखा गया था कि इन्होंने क्या कहा कि भैया इस अधिनियम के तहत दो स्वतंत्र देश बनेंगे, एक बनेगा इंडिया और दूसरा कौन सा बनेगा? पाकिस्तान। और कब से बनना, मतलब कब से ये आज़ाद होंगे? तो 15 अगस्त 1947 से ये आज़ाद हो जाएंगे, राइट। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि भैया हम एक बाउंड्री कमीशन बनाएंगे, ठीक है, एक बाउंड्री कमीशन बनाएंगे जिसके तहत दोनों देशों के बीच की जो बाउंड्री है हम उसको भी निर्धारित करेंगे कि भैया ये वाला एरिया इंडिया का है, ये वाला एरिया पाकिस्तान का है। हम उसके लिए बाउंड्री कमीशन बनाएंगे। और इस बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन कौन थे? उनका नाम था सर साइरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? सर साइरिल रेडक्लिफ। ध्यान रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा भारत है इंडिया, ये है पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है ना, उसको आज के टाइम में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। तो वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ध्यान रखिएगा, बाउंड्री कमीशन बनाया गया था ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर को निर्धारित किया जा सके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और उसके चेयरमैन कौन थे? तो सर साइरिल रेडक्लिफ, राइट। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पंजाब एंड बंगाल एंड सक्सेशन ऑफ साइलेंट फ्रॉम असम। क्या कहता है कि इसने बेसिकली, क्योंकि पंजाब भी आधा कहाँ चला गया था? पंजाब आधा पाकिस्तान में था, आधा भारत में था। बंगाल आधा पाकिस्तान में था, आधा भारत में था, है ना। और सियालहट जो एरिया था असम और बंगाल के अंदर, वो भी जो है उसका भी बंटवारा कर दिया गया था, राइट। ये सारे प्रावधान थे। उसके बाद the constituent assemblies of both the dominions got the power to draft a new constitution according to their needs and requirement। क्या कहता है कि भैया जो दोनों देशों की जो संविधान सभाएं थी उनको पूरी पावर दे दी गई थी कि भैया आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी भी आपको जरूरत है, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? अपना संविधान लिख सकते हैं, राइट। अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? इन सबको एक कॉमन गवर्नर जनरल दिया गया जिसका नाम था माउंटबेटन। क्या नाम था? माउंटबेटन। अब आप कहेंगे जी माउंटबेटन तो पहले वॉइसरॉय था। बिल्कुल, ये अधिनियम आने से पहले ये वॉइसरॉय था भारत का। लेकिन जब ये अधिनियम आया तो इसमें क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंदर वॉइसरॉय का पद खत्म कर दिया गया और अब क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। तो भैया इनका कॉमन, भारत और पाकिस्तान का एक कॉमन गवर्नर जनरल था जिसका नाम क्या था? माउंटबेटन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो जवाब होगा माउंटबेटन। लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल बने सी राजागोपालचारी।
कौन बने? सी राजागोपालचारी। और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। तो यानी कि यहां से दो क्वेश्चन निकल जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये निकलेगा कि स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल सी राजागोपालचारी, स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। अच्छा, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल तो नाम क्या हो जाएगा? माउंटबेटन। तो अलग अलग क्वेश्चन होंगे यहां पे, राइट। उसके बाद उन्होंने ये कहा, दूसरी बात ये उन्होंने बोली कि भाई जब तक आप लोगों का संविधान नहीं बन जाता ना, तब तक आपके देश के अंदर जो कानून लागू रहेंगे वो रहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो अधिनियम है वो आपके देश में लागू रहेंगे जब तक आप लोग अपना संविधान नहीं बना लेते, राइट। इस अधिनियम के तहत, इसी कानून के तहत जो है जो कह सकते हो जो ब्रिटिश की जो पैरामाउंसी थी, ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब जितने भी समझौते या एग्रीमेंट हुए थे ब्रिटिशर्स के और भारतीयों के, वो सारे के सारे 15 अगस्त को क्या हो चुके थे? 15 अगस्त को वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे, राइट। उसके बाद The Crown of England ceased to be the Emperor of India. No provisions of provision bill to be reserved for the assent of His Majesty in future. पहले क्या होता था कि अगर कोई भी कानून बनना है तो उसके ऊपर इंग्लैंड के राजा के या रानी के साइन होते थे, लेकिन जैसे ही अधिनियम आया तो उसके बाद बोल दिया गया कि भाई अब इंडिया और पाकिस्तान तो आज़ाद हैं, तो अब इनके यहाँ कोई भी बिल पास होता है, कुछ भी होता है, उन सब पे हमारा अब हक नहीं है, राइट। फाइनली आता है बंटवारा, पार्टीशन। क्या हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत क्या हुआ? जो इतने सालों से जो स्ट्रगल चल रहा था भारत के लोगों का, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का आज़ादी के लिए, फाइनली वो पूरा हुआ, हमारा एक अलग से देश बना, राइट। ठीक है, सब खुश थे, लेकिन एक यहाँ पे दुख की बात ये थी कि हमारे देश के दो भाग हो रहे थे, दो हिस्सों में देश बट रहा था। एक तरफ कौन था? एक तरफ था इंडिया, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था बच्चों पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद लंदन के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो ऑफिस था, राइट, याद है हम स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको। तो लंदन के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस था, उससे क्या कर दिया गया? उसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब भारत इनका गुलाम रहा ही नहीं, तो बोले हम ऑफिस का क्या करेंगे, तो इस एरिया को क्या, इस ऑफिस को क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सरसाइज नो अथॉरिटी इन फ्यूचर ओवर द ट्राइबल एरियाज। और साथ में ये भी कह दिया गया कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी हैं, जो ब्रिटिश सरकार है, वो आगे से आपके ट्राइबल एरियाज पे, यानी कि भारत के ट्राइबल एरियाज पर भी कोई भी नियंत्रण नहीं रखेगी, क्योंकि पहले तो सब कुछ यही देख रहे थे ना, क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट नो लॉन्गर पोजेस्ड एनी कंट्रोल ओवर द डोमिनियंस और एनी पार्ट ऑफ द प्रोविंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। क्या कहता है? फाइनली आज़ादी के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत के किसी भी एरिया पे, भारत हो या पाकिस्तान हो, किसी भी एरिया पे कोई भी कब्जा या कुछ भी अधिकार नहीं दिखाया। बोले भैया हम लोगों ने आपको आज़ाद कर दिया है, अब आप अपने हिसाब से अपने देश को चलाइए, राइट। और फाइनली ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, है ना। उसके बाद बधाई हो, देश आज़ाद हो चुका है। इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भैया आज़ादी की शाम क्या हुआ था, आज़ादी की शाम क्या हुआ था। तो सबसे पहला मुद्दा जो भारत सरकार के सामने आया वो आया रिहैबिलिटेशन ऑफ द रेफ्यूजीज, कि जो रेफ्यूजी लोग आए हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेफ्यूजीज। तो बोले उन सबको हम कैसे सेटल करें, सबसे मेन समस्या ये थी। However, this created a problem because of the Muslim were concentrated in two areas which were geographically separated from each other। जैसे भाई ये प्यारा भारत है, ठीक है, ये वाला एरिया है वेस्ट पाकिस्तान और ये वाला एरिया है ईस्ट पाकिस्तान। अब मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वेस्ट पाकिस्तान में जाएं या ईस्ट पाकिस्तान में जाएं। क्यों? क्योंकि भैया ज्योग्राफिकली एरिया बड़ा डिफरेंट है, बीच में भारत है, अब कैसे जाएंगे? उस टाइम पे ना इनके पास इतने पैसे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या थी मुसलमानों के लिए उस टाइम पे, ठीक। अब ये वेस्ट पाकिस्तान वही है जिसको आज के टाइम में हम पाकिस्तान बोलते हैं, ईस्ट पाकिस्तान वही है जिसे हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं? बांग्लादेश बोलते हैं, है ना। भाई लाखों की संख्या में लोग इधर उधर गए, लगभग 70 से 80 लाख 7 से 8 मिलियन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा अपने नए एरिया में सेटल होने के लिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं बच्चों, वो आता है बाउंड्री कमीशन, ठीक। बाउंड्री कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो बाउंड्री कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। बाउंड्री कमीशन क्या कहता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइरिल रेडक्लिफ को जो है बुलाया गया ताकि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे खींच सके, उसे मार्क कर सके। और इसी लाइन को क्या बोला गया? इस लाइन को बोला गया रेडक्लिफ लाइन,
क्या बोला गया? रेड क्लिफ लाइन बोला गया, ठीक है। उसके बाद मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों की संख्या में जो लोग थे वो डिस्प्लेस हो गए, वो उनके घर बार छुट गए, ठीक है। लाखों में लोग जो है उनको मार दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। बेसिकली अगर यहाँ पे बात हो रही है गदर फिल्म की, याद करो गदर फिल्म का स्टार्टिंग का सीन है ना, बंटवारे का जो सीन है उसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग जो हैं जो बेघर हो चुके थे, राइट। यहाँ पर वही सारी बातें हो जा रही हैं। Peoples were killed mercilessly without any spirit of humanism by each other. Many people lived in shelter campus for years. क्या कहता है कि भैया लोग जो है एक दूसरे को मार काट रहे थे, ठीक है। जो कुछ बच गए वो एक दूसरे के देशों में जाके क्या कर रहे थे? कैंपों में रह रहे थे। जैसे वहाँ से जो इंडिया में आए हिंदू, ठीक है, हिंदू या सिख, वो आके कैंपों में रह रहे थे। यहाँ से जो उधर गए मुसलमान, तो वो वहाँ के कैंपों में रह रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये जो बंटवारा हुआ था, इससे सिंपल सी बात, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, वही यहाँ पे गदर फिल्म वाली बात है कि भैया बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा एनार्की फैल चुकी थी, है ना। पीपल हु केम टू इंडिया वर होमलेस एंड हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली विद लिटिल बिलोंगिंग्स। कि भारत के अंदर जो लोग आए, ठीक है, वो बेघर थे, वो बस अपने पाकिस्तान से थोड़ा बहुत ही सामान लेकर आए थे, जितना वो उठा सकते थे। बाकी सब कुछ जमीन जायदाद जो भी था सब उनका वहीं पे छूट गया था, राइट। अब यहाँ पे भारत सरकार, जो स्वतंत्र भारत सरकार थी, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन सब लोगों को दोबारा रीसेटल कैसे करें, राइट। तो इसके लिए क्या किया गया? एक मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम था रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री। रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री को जो है ये जिम्मा सौंपा गया कि जो रेफ्यूजीज हैं भारत के अंदर, आप उनका ख्याल रखिए, आप उनको कैसे ना कैसे सेटल कीजिए। तो उनके लिए क्या किया? रिलीफ कैंप लगाए गए, उनको आर्थिक मदद दी गई, ग्रांट दी गई, भत्ते दिए गए। उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो बच्चे थे जो स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, उनको स्कॉलरशिप दी गई, है ना। नई कॉलोनियाँ बनाई गई, नए शहर बनाए गए, ताकि उन सबको क्या किया जा सके? ताकि उन सबको बसाया जा सके भारत के अंदर, राइट। और फाइनली इन 1951 द प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन द रेफ्यूजीज फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान हैड बीन फुली टैकल्ड। कि भाई जो पश्चिमी पाकिस्तान से लोग आ रहे थे ना, उनको तो पूरी तरह से सेटल कर लिया था, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे, अब वहां पे समस्या आ रही थी। देखिए इसके वजह भी रीजन है। जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे ना, दे वर मोस्टली सिख और हिंदू। अब उनकी भाषा और भारत में जो भाषा थी वो सेम ही थी। तो वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए वो कुछ पंजाब में सेटल हो गए, कुछ हरियाणा में सेटल हो गए, कुछ दिल्ली में हो गए, कुछ यूपी में हो गए, कुछ राजस्थान में हो गए, कुछ उत्तराखंड में हो गए, कुछ हिमाचल प्रदेश में हो गए, है ना। ये सारे वो लोग थे जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे। क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज थी तो लैंग्वेज में कोई इशू नहीं आया, तो ये आराम से सेटल हो गए। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान से जो हिंदू लोग भारत में आए ना, उनके लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो सिर्फ कहाँ सेटल हो सकते थे? बंगाल वाले एरिया में ही सेटल हो सकते थे, बंगाल वाले एरिया में, या थोड़ा बहुत इधर उधर का एरिया, असम लगा लो, त्रिपुरा लगा लो, बस। तो यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान से जो एरिया, ईस्ट पाकिस्तान से जो भारतीय लोग आए थे, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि भैया उनको कैसे जो है भारत के अंदर सेटल कर सकें, राइट। उसके बाद the task for rehabilitating the settling of refugees from East Bengal was more difficult in the fact that by the exclusion of Hindu from most Bengal content for it। ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज था, तो ये सिर्फ कहाँ सेटल हो सकते थे? बंगाल के अंदर ही सेटल हो सकते थे, राइट बच्चों। उसके बाद क्या कहता है कि भैया यही सारी चीज़ कि जो वेस्ट पंजाब से जो आए वो तो भैया पंजाब, यूपी, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर जाके सेटल हो चुके थे, हिमाचल प्रदेश, इन सब के एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी और सिंधी लैंग्वेज ही थी, तो इन सबको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जो ईस्ट बंगाल के जो रेफ्यूजीज थे, जो पूर्वी बंगाल से जो आए थे, ठीक है, पूर्वी बंगाल यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान जो था, वहाँ से जो आए थे, तो उनके लिए सिर्फ एक बंगाल ही ऑप्शन बचा था, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर एरिया त्रिपुरा और असम का लगा ले तो बस वही एरिया बचा था, राइट। ये था बंटवारे का सीन सारा का सारा। और धीरे धीरे होता क्या, धीरे धीरे जो करते करते जो है जितने भी रिफ्यूजीज थे वो इंडिया के अंदर क्या हो चुके थे? इंडिया के अंदर जो है टोटली सेटल्ड हो चुके थे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई गेस सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। और आप इस लेक्चर की PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।